नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीज़ फायर के ऐलान के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ आपकी किचन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सीज़ फायर के ऐलान के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा, आज इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट मौजूद है अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। अनुज जी, शुरुआत करना चाहूंगी शेयर मार्केट को लेकर ही। आज भारी उछाल के साथ ही मार्केट की ओपनिंग हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ है ये बहुत पॉजिटिव वे में स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 दिनों में 4 ट्रेडिंग सेशन में करीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी हमने मार्केट में आती हुई देखी है। और आज तो हमने देखा है करीबन ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की रिकवरी हमने निफ्टी में आती हुई देखी है। तो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहा। और सीज़ फायर रात को हुआ, उसके बाद हमने मार्केट में काफ़ी अच्छे जंप आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो क्रूड के भाव करीबन 15% गिरे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर आप देखेंगे सीज़ फायर के बाद सभी चीज़ें एक पॉजिटिव नोट पर आती हुई दिखाई दी हैं। अच्छा, शेयर मार्केट पर इसलिए निगाहें बनी है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अच्छे खासे अमाउंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि किन लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है इस उछाल में? देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो वॉर चल रहा था तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो रहे थे। जो एसआईपीज़ लोग कर रहे थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे थे। जो लोग ईटीएफ में पैसा डाल रहे थे वो डिसअपॉइंट हो रहे थे। मगर अब ये जो मार्केट उछला है, इससे जो नए निवेशक हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। और जो एसआईपी कर रहे थे वो अपनी एसआईपी विड्रॉ ना करके एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे, तो उनको ये पता लग गया कि अब सीज़ फायर हो गया है और एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। और ऐसे में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी करेक्ट हुए हैं। तो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो स्टॉक आपके 15-20% गिर गए हैं तो देयर इज अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, प्लस जो इन्वेस्ट करने शुरू करना चाह रहे थे, यहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। अच्छा, ये उनके लिए भी आज खास दिन होगा जो बहुत टाइम से निराश हो रखे थे, बहुत दुखी हो रखे थे कि बहुत ही गिरावट के साथ मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन अब जो है अब उनके खुश होने की बारी आ चुकी है क्योंकि धीरे धीरे अब मार्केट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं अनुज जी कि गोल्ड का प्राइस इतना जाने वाला है, 1.5 लाख के नियर बाई पहुंचने वाला है, तो अभी भी इतना ही चल रहा है। कितना बढ़ा है प्राइस, क्या है अभी, कैसा रहने वाला है? देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि गोल्ड के भाव ऑलमोस्ट $4100 के नीचे तक आ गए थे, करीबन 1,29,000 तक आ गए थे। चांदी के भाव भी ऑलमोस्ट करीबन 1,14,000 2,14,000 तक आ गए थे। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। करीबन अगर आप देखेंगे तो 20 से 30,000 पॉइंट जो है गोल्ड बढ़ा है और 40 से 50,000 पॉइंट की हमने सिल्वर में बढ़ोतरी देखी है। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने गोल्ड सिल्वर में देखी है। मुझे ध्यान है जनवरी में गोल्ड सिल्वर ने हाइज बनाए थे, उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी, तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। बट अभी जो मोमेंटम आया है, इससे जो निवेशक हैं, ये ज्वेलर हैं या जो छोटे निवेशक हैं या जो ईटीएफ ले रहे थे या जो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका आया कि जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो वॉर खत्म होने के बाद या यूँ कहीं सीज फायर होने के बाद गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला है। अच्छा, जिन लोगों ने 2.5 लाख में खरीद लिए जी, सोना चांदी बहुत महंगे रेट में खरीद लिए, उनके लिए अब आने वाला समय कैसा रहने वाला है? देखिए, जो जनवरी में हमने हाई बनते हुए देखे थे, चांदी में करीबन 4,20,000 और गोल्ड में करीबन 1,80,000 1,90,000। देखिए, वो रेट तो आने थोड़े मुश्किल हैं क्योंकि इस साल में मुझे लगता है कि मार्केट उतना रिटर्न आपको नहीं देगा। हो सकता है कि आपको 15, 20, 25 के आसपास रिटर्न दे दे, बट वो लेवल हमें आते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉर के बाद देखने को मिली हैं और ड्यूरिंग द वॉर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। क्रूड के बढ़ने से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। लोगों की अगर आप देखेंगे तो जो अर्निंग्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो जनरली गोल्ड सिल्वर लोग तब लेते हैं जब उनको अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को ना मिले। इवन हमने देखा है कि इस बार कुछ सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड को बेचा भी, जैसे रशिया है, टर्की है, तो उन्होंने अपने गोल्ड को बेचा है। तो धीरे धीरे जो बाकी देश हैं जिनमें वॉर की वजह से इम्पैक्ट हुआ है वो भी शायद अब गोल्ड को बेचते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बहुत एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ये भी ज़रूर है कि ज़्यादा गिरावट भी नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड या फिर सेफ हेवन डिमांड वॉर की वजह से वो गोल्ड को आती हुई दिखाई देगी। मगर इन्फ्लेशन की वजह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी यहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं कट करेंगे, बट उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में आपको एक मिला जुला कारोबार देखने को मिलेगा। पहली बार ऐसा हुआ अनुज जी कि वॉर के समय सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि बढ़ोतरी तो एक्सपेक्टेड है कि वॉर में तो होता ही है कि हाँ, सोने और चांदी की कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन घटने की चीज़ वो पहली बार देखने को मिली है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार क्रूड के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हुए थे, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का फियर था वो इकोनॉमीज़ में आया और इन्फ्लेशन के फियर में जनरली सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते
रखते हैं या स्टेबल रखते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि जब लोगों को ये लगा कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो लोगों ने जो पैसा है गोल्ड से निकाल कर अपने बॉन्ड्स में डालना चालू कर दिया। इस बार वॉर की वजह से जो बॉन्ड यील्ड है वो बहुत बढ़ गई, तो डेट में जो आपका फंड है वो जाने लगा, तो इसकी वजह से एसेट क्लास से फंड निकल के डेट में चला गया। तो इसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में जो है एक गिरावट तो नहीं कहूँगा मैं इसको, जो स्पीड थी वो रुक गई थी। अच्छा, इस वॉर की वजह से आपको क्या लगता है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई हैं और आगे और किन इंडस्ट्रीज के लिए जो समय है वो थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला है? देखिए, जो इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है तो सारी ऑलमोस्ट इम्पैक्ट हुई हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्रूड के प्राइसेस, और क्रूड का जो यूज़ है या गैस का जो यूज़ है वो हर इंडस्ट्री में होता है, तो सभी इंडस्ट्री में हमने इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा है। अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है, मुझे लगता है कि इस वॉर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सबक मिली हैं कि आपके पास एटलीस्ट जो क्रूड का स्टॉक है वो आपके पास कम से कम 200 से 300 दिन का होना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लस डिफेंस में हमने बहुत नए नए सिस्टम्स आते हुए देखे हैं, चिप बेस हमने देखे हैं, GPRS बेस्ड हमने अटैक होते हुए देखे हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। AI ड्रिवन जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ये जो 2-3 सेक्टर्स हैं इनमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो क्रूड की वजह से सारा सेक्टर इफेक्ट हुआ है, और क्रूड अगर संभलता है तो फिर सारी मार्केट भी सपोर्ट आती हुई दिखाई देगी। अच्छा, जिस चीज़ के लिए हमारा देश जाना जाता है सबसे ज़्यादा, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या मसाले हो, इनको लेकर आपकी क्या राय है कि इस पर कितना प्रभाव पड़ा? देखिए, प्रभाव बहुत पड़ा था, क्योंकि हमारा बहुत सारा मसाले या राइस हम अगर बात करें तो हम एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट में, और शिपमेंट्स की वजह से या इस वॉर की वजह से वो शिपमेंट सारी रुक गई थी। तो अगर ये वॉर ख़त्म हुई है, सीज फायर हुआ है, और अगर शिपमेंट्स चालू होती हैं तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे जाने चालू होंगे, तो वो भी एक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी ये जो सीज फायर हुआ है ये पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि इसका असर जो है ना आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा। अच्छा अनुज जी, वैसे तो 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन एक तरफ इजराइल का रुख एकदम अलग सामने आ रहा है, और ईरान के लिए भले ही संघर्ष को लेकर समझौता हुआ, लेकिन लेबनान के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अभी क्या होगा, क्या वाकई में 2 हफ्ते तक सिचुएशन शांति वाला ही रहेगा या नहीं रहेगा। इन केस अगर कल परसों में या नरसों में वापस से वॉर शुरू होता है तो फिर क्या चीज़ें हिट करने वाली है सबसे ज़्यादा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो सीज फायर है 2 हफ्ते तक टिकेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प साहब कब पलटी मार जाए ये कोई भी नहीं जानता है। तो हो सकता है कि वो शाम को ही बोल दे जी मैं कुछ करने वाला हूँ, तो ऐसा हो सकता है, मतलब ये एक कॉशियस अप्रोच है। तो ये जो 2 हफ्ते हैं ना, ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी हो गए हैं, ये 2 हफ्ते भी बहुत टफ जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता कौन कब स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि इजराइल का अब अलग पक्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ईरान का अलग पक्ष देख रहे हैं और US का अलग पक्ष देख रहे हैं, तो तीनों अपने अलग अलग पक्ष में हैं, तो तीनों की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट आ सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की अप्रोच है। ये ज़रूर है कि सीज फायर हुआ है तो एक अपॉर्चुनिटी है, बट इस अपॉर्चुनिटी के साथ हमको कॉशियस भी रहना पड़ेगा। अगर कोई स्टेटमेंट आती है नेगेटिव तो फिर वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है मार्केट्स के लिए। बड़े बड़े रिफाइनरीज पर अटैक हुआ, बड़े बड़े प्लांट्स पर अटैक हुआ है, अब इन्हें रिकवर करने में भी समय लगेगा। तो ऐसे में भारत के लिए कितनी बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि रिफाइनरी प्लांट्स पर अटैक हुआ है। देखिए, रिफाइनरीज पर अटैक होना एक बहुत एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, क्योंकि प्लांट को रीस्टार्ट करने में करीबन 4 से 5 महीने का टाइम जाता है। मुझे ध्यान है कि जब कोई भी रिफाइनरी मेंटेनेंस के लिए जाती है तो उसको 3 महीने लगते हैं इसको स्टार्ट होने में। तो आप मान के चलिए कि अगर कोई रिफाइनरी बंद हो गई है ड्यू टू अटैक, तो 3 से 4 महीने का उसका प्रोडक्शन हॉल्ट रहेगा। तो उसकी वजह से जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन होंगे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को दिक्कत देते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रूड के प्राइस एलिवेटेड हुए हैं, बड़े हैं, वो जल्दी से ठंडे होने वाले नहीं है। बट हाँ, अगर सप्लाईज चालू होती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी ईरान कह रहा है कि वो जो है टोल लगाता हुआ नजर आएगा। तो अगर कोई भी टोल लगता है उसके ऊपर तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, क्योंकि उससे प्राइस एलिवेट रहेंगे। तो क्रूड के प्राइस मुझे अभी लगता नहीं है कि बहुत जल्दी डाउन होंगे। ये हो सकता है कि यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो नेगेटिव ही है, क्योंकि इंडिया के लिए अगर आप रेंज की बात करेंगे तो जब प्राइस 50 से लेकर $70 के बीच होते हैं तो एक वो कंफर्टेबल रेंज होती है, बट जब भी प्राइस $70 के ऊपर जाते हैं तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से LPGs लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, और हमारी एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सिक्योरिटी में लगी हुई थी वहाँ से आने के समय में, उसकी वजह से कमर्शियल सिलेंडर्स 218 रुपए महंगे हुए। आपको क्या लग रहा है अब, क्योंकि ईरान अगर चार्जेस लगाना शुरू करेगा तो आने वाले समय में क्या LPGs और कमर्शियल गैसेस के प्राइसेस और भी ज़्यादा हाई होंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे तो
क्योंकि हम कतर से बहुत गैस लेते हैं और एरिया वही है जहाँ से आपकी शिपमेंट्स आती हैं, तो अगर टोल लगता है तो डेफिनेटली उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से कोई प्राइस कूल होने वाले हैं। ये कूल प्राइस तब होंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आपके प्राइस कूल होते हुए दिखाई देंगे। तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि क्रूड के प्राइस अभी भी 95-98 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो सब एलिवेटेड रहेंगे। तो हो सकता है कि जो गैस वहाँ से बनती है वो भी थोड़ी एलिवेटेड होती हुई दिखाई दे। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, तो क्या पेट्रोल डीजल पर भी इसका असर दिखाई देगा? देखिए, कच्चे तेल के भाव गिरे हैं अपने हाई से, करीबन 116-17 के आसपास चले गए थे, वहाँ से करीबन 20-25 डॉलर की गिरावट आई है। बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो प्राइस अभी भी 40% ऊपर है, क्योंकि जनवरी में इसका भाव 60 डॉलर के आसपास थे, तो वहाँ से प्राइस बहुत इंक्रीज़ हुए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी प्राइस बहुत हाई लेवल पर है। इंडिया के लिए इतने भाव होने नेगेटिव है। मुझे लगता है कि अगर प्राइस 70 तक आएंगे तो ही इंडिया को एक सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज उसका जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का वो इंडिया को देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है अनुज जी, हमें हमारे मार्केट को एक्सपैंड करना चाहिए? क्योंकि हम सिर्फ एक ही जगह से जो है एलपीजीज, एक ही रास्ते से यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही एलपीजीज मंगाते थे, बट बीच में मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अंगोला का भी एक रास्ता है जहां से एलपीजीज को मंगाया जा सकता है और वो भी बहुत सेफ रूट है माना जा रहा है। तो क्या हमें इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखना चाहिए था कि हमें एक रास्ता और एक ही चीज़ नहीं बल्कि 3-4 ऑप्शंस लेके चलने चाहिए थे? देखिए, वो जो रूट है, नीति में कहीं ना कहीं बदलाव, देखिए नीति में बदलाव की ज़रूरत है और जो अपने स्टॉक्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली रूट्स हम यहाँ पे डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं, मगर जो ये रूट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, सबसे छोटा रूट था ये। इसमें आपका जो शिपमेंट है वो 2 से 3 दिन में पहुँच जाता था, तो ये एक सबसे छोटा रूट है। बट अगर जो बाकी रूट्स है वो बहुत बड़े रूट्स है, उसमें आप अगर ट्रैवल करेंगे तो उसमें आपकी कॉस्टिंग भी बहुत आती है, तो इसलिए से उन रूट्स को नहीं चूज़ किया गया। बट हाँ, अब देखने की ज़रूरत है कि आपके पास 2-3 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जिससे अगर कभी फ्यूचर में ऐसी स्थिति आए तो आप उन रूट्स का यूज़ कर सकें। हालांकि जो ईरान है वो यहाँ पे टोल लगा रहा है, तो अभी देखने वाली बात है कितना टोल लगाता है, क्या कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट होता है अगर वो टोल लगाता है। और इंडिया के साथ हालांकि उसका बहुत बायलैटरल ट्रेड्स भी हैं, तो हो सकता है कि बायलैटरल ट्रेड्स के अगेंस्ट में वो शायद टोल ना भी लगाए इंडिया के लिए। अच्छा, पूरी दुनिया में हम देखें तो लोगों ने सोना और चांदी, जो कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं और उन्हें रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लोगों ने कैश रखना शुरू कर दिया, उन्होंने लिक्विडिटी पे ज़्यादा भरोसा जताया है। हमारे देश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, व्यूअर्स, हमें किन चीज़ों को रिजर्व करने की ज़रूरत है? देखिए, गोल्ड सिल्वर अभी भी अट्रैक्टिव है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोल्ड सिल्वर अट्रैक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अट्रैक्टिव है, आपको अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% रखना चाहिए, क्योंकि ये हेज प्रोवाइड करते हैं, ये अनसर्टेनिटी के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी हमने देखा एक बहुत बड़ी करेक्शन आई गोल्ड में, फिर वहाँ से बहुत शार्पली रिकवरी भी हुई। तो अगर सब चीज़ें सही होंगी तो भी गोल्ड के भाव बढ़ेंगे, अगर चीज़ें खराब होंगी तो भी आपको अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करेगी। तो गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हाँ, ये कि आप एक SIP के थ्रू यूज़ कर सकते हैं या ETF के थ्रू आप गोल्ड सिल्वर में जा सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसकी जगह आपको गोल्ड सपोर्ट करेगा। अच्छा, किस शेयर में पैसे लगाने अभी सही रहने वाले हैं? हालांकि कुछ भी देखिए, कहना संभव नहीं है क्योंकि कभी भी वॉर शुरू हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन फिर भी एक राय। देखिए, शेयर तो नहीं, बट मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज अगर हम जाएँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है कि डिफेंस सेक्टर में आ सकती है। प्लस AI के सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि इस वॉर में हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, हमने जो ये अभी वॉर देखा, इसमें AI का बहुत यूज़ हुआ है। तो AI ड्रिवन या ड्रोन ड्रिवन जो एक्टिविटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, उसमें हमें लगता है कि पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल रही है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ काम भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हद तक इन सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जहाँ पे मिल सकती है। अब फार्मेसी में आप क्या करेंगे? देखिए, फार्मेसी में मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि वॉर के टाइम पे स्टॉक थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्ट्रा टाइप का काउंटर रहता है, तो यहाँ पर अगर आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक देखना है तो आप देख सकते हैं, बट सेक्टर वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अच्छा अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे कि कब करना सही रहेगा? देखिए, क्या धीरे धीरे करना सही रहेगा या एक बार में इन्वेस्ट करना? देखिए, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करना चाहिए, ETF के थ्रू जाना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में जाना चाहिए, बट ध्यान ये रखना है कि आपके पास होराइजन 3 से 5 साल का हो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपने लिया और कल भाव बढ़ जाएंगे तो वो इस साल नहीं होने वाला है। तो इस साल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉर भी है, देन पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस भी हैं, क्रूड की सप्लाई भी डिस्टर्ब है। तो ऐसे में आपको बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। तो अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो आप बहुत छोटी क्वांटिटी में ETF के थ्रू या फिजिकली अगर आपको जाना है, फिजिकल या एक्सचेंज के थ्रू जाना है, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये वो तमाम बातें हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं और अगर आप कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अभी मौजूदा समय में आपको किन सेक्टर में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहने वाला है। कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे कि 1 लाख तक भी सोना जा सकता है या 90,000 तक भी। उन अफवाहों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, नहीं लग रहा है अभी ऐसा कि 1 लाख या 90,000 जाएगा, क्योंकि देखिए हर एक कमोडिटी की एक अपनी वैल्यू होती है। इंडिया के अंदर कोई बिकवाली नहीं कर रहा है, इंडिया में सब लोग खरीदारी कर रहे हैं और इंडिया में हमेशा हमने देखा है कि हिस्टोरिकली लोगों ने खरीदारी करी है, बिकवाली बहुत कम हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में बिकवाली हुई है, बट बिकवाली के साथ साथ उसको बाय भी किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख या 90,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी 4,000 के 4100 के आसपास का लेवल देख लिया है। मुझे लगता है कि वो एक बॉटम आउट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी मौजूदा समय में 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ये सीज़ फायर ख़त्म होगा, कब क्या शुरू होने वाला है। लेकिन अगर आपकी कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं, हम ज़रूर हमारे एक्सपर्ट से उसकी राय लेंगे और आप तक आपके जवाब को पहुँचाएंगे।